नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 मार्च 2023 और आज आपका असिस्टेंट एमटीएस आईबी का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है और आती है। आज ही क्या आप एक्स्ट्रा फैक्ट से देख लीजिए, इस वीडियो में आपको चार प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक नाटी लोक नृत्य पूछा गया था। एमटीएस के प्रैक्टिस सेट में करवाए हम नाटी लोक नृत्य। ठीक है, नाटी लोक नृत्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, नाटी लोक नृत्य। इसके अलावा आइस महोत्सव ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। इसके अलावा लोसार त्यौहार जो है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जा सकता है और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के साथ साथ। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, चूंकि ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है लोसार, तो हिमाचल प्रदेश में भी बौद्ध धर्मावलंबी जो है निवास करते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग दर्रा था इसका नाम बदलकर जो है अब अटल सुरंग कर दिया गया है भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगला प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य की है, आज ही बताए थे जिसको जो कभी नहीं पहले पढ़ा है। तो अरुणाचल प्रदेश मात्र 17 व्यक्ति जो है पर किलोमीटर में निवास करते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है ये इंडियन राज्य है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है पश्चिम बंगाल का है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व नई दिल्ली का है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है, इतना क्राउडी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली कितना क्राउड है और आने वाले समय में इसका हाल क्या होगा। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या सिक्किम के अंदर है, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे अधिक शहरी जनसंख्या जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष पूछा गया था, तो रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये किसका स्थान लिया है, तो ये आपका सौरव गांगुली साहब का स्थान लिए हैं, दादा का स्थान लिए हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी 1983 के वर्ल्ड जो हमने विश्व कप जीता था उसके चैंपियन टीम में जो है ये भी शामिल थे रोजर बिन्नी, तो आप जानते ही होंगे रोजर बिन्नी को। इसके अलावा भारतीय टीम के जो मुख्य कोच हैं अभी ये आपका राहुल द्रविड़ है। हालांकि कल सीरीज हमने हाथ से गंवाया है ना। कल जो है एक तरफा मैच हो गया और हार्दिक पांड्या जो है गलत कैच दे बैठे, उसके बाद तो स्थिति खराब हो गई। कल का मैच हमने देखा था। इसके अलावा आईसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं जॉर्ज बर्कले हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं, है ना। आईसीसी के जो अध्यक्ष थे इनका कार्य समाप्त हो रहा था बर्कले का, लेकिन इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी किया गया है। और भारतीय महिला टीम के कोच जो है रमेश पोवार है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आज ही न बताए हैं। 61वां संविधान संशोधन जहां बात आई थी मतदान वाला प्रथम शिफ्ट में, तो वहीं बताए थे। तो ये जीएसटी से संबंधित है भाई। जीएसटी इंडिया में कब लगी थी, 1 जुलाई 2017 को लगी थी। जीएसटी सबसे पहले कहां लगा था, असम के अंदर लगा था। जीएसटी का मैक्सिमम रेट इंडिया में कितना है, 28% है। जीएसटी किस प्रकार के टैक्स हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने ये भी बताया था डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है ना, आप सीधे दो सीधे सरकार ले लेगा। इसके अलावा जैसे साबुन खरीदते हैं तो हम देते हैं पैसा दुकान वाले को, लेकिन टैक्स कौन चुकाएगा, जो मैन्युफैक्चर करता है वो। ठीक है, जीएसटी परिषद से संबंधित अनुच्छेद कितना है, 279 है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना है। सूरज के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, आज ही बताए थे जब एनीमिया वाली बात चल रही थी, है ना। तो सूरज के प्रकाश में विटामिन डी पाई जाती है, वो भी सवेरे तड़के का जो सूरज का प्रकाश होता है वो। ये नहीं कि आप 2 बजे बैठ जाओ सूरज के प्रकाश में आपको विटामिन डी मिलेगा तो सब विटामिन डी निकाल देगा, बुखार लगा देगा, है ना। तो सवेरे के प्रकाश में मिलता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसके कमी से हड्डी का रोग होता है जिसे रिकेटस कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसके कमी से कौन सा रोग हो रहा था भाई, तो आंख का रोग हो रहा था। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन। थायमीन के कमी से कौन सा रोग हो रहा था, तो बेरी रोग हो रहा था। इसके अलावा विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लोविन। इसके कमी से भी एनीमिया हो सकती है। इसके अलावा विटामिन B6 को कहते हैं पैरोडॉक्सिन। इसके कमी से भी एनीमिया हो सकती है। विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स।
और विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है। और जो कैंसर के उपचार के लिए आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है ये है कोबाल्ट 60, तो ये जगह पे ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सभी प्रकार के सिट्रस फल इसके अच्छे उदाहरण होते हैं, जैसे आंवला वगैरह, नींबू वगैरह, और ये इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है, त्वचा से संबंधित रोग होता है। विटामिन जो आपका D है इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और विटामिन E को टेकोफेरॉल कहते हैं, जिसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। डायमंड लीग जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? CHSL के लास्ट शिफ्ट में पूछा गया था ये, तो ये आपका जो है नीरज चोपड़ा। इसीलिए एग्जाम की जो है जो भी क्वेश्चन एनालिसिस एक्स्ट्रा फैक्टर सभी को देखना चाहिए। तो भाला फेंक में 88.43 मीटर जो है आपका भाला फेंक के डायमंड लीग रच के जो मतलब जीत के इतिहास रच दिया इन्होंने। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर भाला फेंक के एकमात्र गोल्ड जो है भारत को जिताया, और इस प्रकार नीरज चोपड़ा जो है सेकेंड भारतीय बने जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते। इंडिया को अब तक टोक्यो मतलब ओलंपिक के अंदर 10 से गोल्ड मिला है, जिसमें 8 को तो हॉकी में मिला है और 2 गो में एगो अभिनव बिंद्रा साहब को मिला 2008 बीजिंग ओलंपिक शूटिंग के अंदर 10 मीटर वाला में, है ना, जो व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले हुए। और दूसरा मिला नीरज चोपड़ा साहब को टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में खिलाया गया भाला फेंकने के लिए 87.43 मीटर भाला। एक सिंगापुर बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप के विजेता PV सिंधु है, इंपोर्टेंट कर लेना जिनको एग्जाम देना है आगे समय में, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ है? पहले भी पूछा गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो पिछला वाला संस्करण हुआ था ये हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो ये नई दिल्ली में 2018 के अंदर जो है इसका स्टार्टिंग हुआ था। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक पदक जो जीते हैं ये महाराष्ट्र राज्य जीते हैं ओवरऑल सभी पदक मिला के। इसके अलावा 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों में हुआ था VVI। इसके अलावा जिसमें 36 खेल शामिल थे VVI। इसके शुभंकर शाहबाज थे, पूछ दिया गया था ना CSSL के लास्ट शिफ्ट में, सब दिन बताते आए थे, है ना। 37वां राष्ट्रीय खेल जो होगा ये आपका गोवा के अंदर 2023 में होने वाला है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कथक से संबंधित कलाकार किस घराने के हैं? ऐसे प्रश्न देखने को मिला है, तो अब बताइएगा आप लोग कि लखनऊ घराना था क्या ऑप्शन में? लखनऊ घराना से बहुत कथक के जो है डांसर निकले हैं, तो लखनऊ घराना होना चाहिए आंसर, ठीक है। इसके अलावा अपने समय के सबसे कम उम्र के जज बनने वाले आदमी कौन थे? ये भी पूछा गया था आपका स्टैटिक्स जीके के फॉर्म में, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऑप्शन में दिया गया था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है अपने उम्र के मतलब अपने समय के सबसे कम उम्र में जज बनने वाले जो है व्यक्तिगत रूप से आदमी बने थे, तो ये कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये चीफ जस्टिस का पोस्ट भी संभाले हैं इंडिया के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऐसा न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है। वर्तमान में विधानसभा में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन है? तो राहुल नवलेकर है जो महाराष्ट्र के हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी, तो ये बात भी ध्यान रखना है। निर्विरोध चुने जाने वाले जो राष्ट्रपति बने थे ये नीलम संजीव रेड्डी बने थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निर्विरोध मतलब कोई भी उसके जो है अगेंस्ट में नहीं हुआ, निर्विरोध चुना गया नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के रूप में। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए मौलिक कर्तव्य संविधान में 11 है, और मैं बता दूं मौलिक कर्तव्य अगर याद नहीं रहता है तो जो भी है चीज जो देश हित या समाज हित की बात करता है, जो मतलब सबके हितों के संबंधित चीज हो, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। जैसे सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, तो भाई सरकारी संपत्ति अगर रहेगा तो सबके लिए रहेगा, तो इस प्रकार से ये मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें से जो एक अल्टर होगा वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न देखने को मिला। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान में भाग 4A में रखा गया है और 51 के A आर्टिकल में रखा गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के जोड़ा गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य जोड़ के 11 कर दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक कर्तव्य भी है, जो आर्टिकल 21 के A में है। तो दोनों बात है, शिक्षा वाला जो है मौलिक कर्तव्य भी बना और मौलिक अधिकार भी बना, ठीक है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था आर्टिकल 19 से संबंधित जो है कौन से क्या है आर्टिकल 19 में? देखिए आर्टिकल 19 कई चीजों का स्वतंत्रता देता है हमें, बाक एवं अव्यक्ति का अधिकार देता है, जैसे मीडिया वगैरह। इंडिया में कहीं भी घूमने चलने बोलने का अधिकार देते हैं, कहीं भी आवास निवास करने का अधिकार देते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जो है कहीं भी हम बैठक सभा वगैरह कर सकते हैं, अधिकार देते हैं। सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं, ये भी अधिकार देते हैं। तो ये
सभी हमें आर्टिकल 19 प्रदान करते हैं, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता हम जनरल वे में कह देते हैं। ठीक है, अगला एक प्रश्न पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है? समग्र लिटरेसी दर सब दिन बताते आए हैं भैया कि देखिए लिटरेसी दर जो है 74.04 है ओरिजिनल, लेकिन किसी किसी किताब में ये डिफरेंट लिख सकते हैं। जैसे ये छोटे किताब की बात है तो यहाँ 73.04 जो है लिखा है लिटरेसी रेट। जो पुरुष का लिटरेसी रेट है 80.9 लिखा है, महिला का 64.6 लिखा है। हालांकि महिला का जो है 65.2 है और पुरुष का जो है 82.14 है ना, एनसीईआरटी वगैरह में। तो इस प्रकार से जो है आज के ये थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्न देखे हमने। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और उससे पहले दोस्तों सीआरपीएफ वाला जिनका एएसआई का एग्जाम है उनके लिए वीडियो तैयार हो गया है। 1.5 घंटे की वीडियो है, एक अच्छा खासा जो है आपका 500-600 क्वेश्चन का रिवीजन आराम से होगा। तो इन्हें देख लेना एग्जाम देने से पहले। 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ऐसा नहीं है कि खाली सीआरपीएफ वाला ही देखेगा, जिनका एमटीएस का एग्जाम है वो भी देखेगा। कल की तैयारी आज से ही करनी पड़ती है और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है सभी रसूल्ले ही होते हैं। आपको तो मालूम ही है एग्जाम में कभी भी छप जाती है। तो आप सबको अटेंड करना है। आज शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।